औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है, इंतहाई इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है कि चैप्टर 4 में से जब भी उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया है मोस्टली इस टॉपिक को उसने पिक किया है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है, तो लिहाजा ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और इजी टॉपिक है, तो आपने थोड़ा सा गौर से समझना है ताकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है ना वो टॉपिक का नाम है। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन वर्ड है ये वर्ड रिजॉल्व से निकला है। ठीक हो गया, रेजोल्यूशन वर्ड किससे निकला है? रिजॉल्व। और रिजॉल्व का मतलब होता है स्प्लिट करना। ठीक है, स्प्लिट मीन तहलील करना, तहलील करना या यूं कह लो तोड़ना, तकसीम करना। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब हो गया? फोर्सेस को स्प्लिट करना, फोर्सेस को रिजॉल्व करना, फोर्सेस को तोड़ना। किस में तोड़ना? फोर्सेस के कंपोनेंट्स में। ठीक है, इसलिए इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ फोर्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ फोर्स into two mutually perpendicular components। ठीक है, किसी फोर्स को स्प्लिट कर देना, स्प्लिट करना मीन तोड़ देना। ठीक है, into two म्यूचुअली, म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? बाहमी, यानी आपस में। ठीक है, बाहमी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाए। जैसे ये मेरी दोनों फिंगर्स हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो ये दोनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही है। ये एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस ऑफ splitting up a force into two mutually perpendicular components is called resolution of force। ठीक है, एक फोर्स को उसके आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है या स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अच्छा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बजाय, ठीक है, यहाँ रेक्टेंगुलर का वर्ड भी बोला जा सकता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ आ रही बात की? अच्छा, रेक्टेंगुलर का वर्ड क्यों बोला जा सकता है? रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगल से निकला है। तो अगर आप रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन हर दो साइड के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो एक रेक्टेंगल की हर दो साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, यानी रेक्टेंगल की हर दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस वजह से रेक्टेंगुलर का मतलब भी वही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक फोर्स को, जैसे ये देखें, ये डायग्राम दिखाई है, ये फोर्स F है और इस फोर्स F को इसके ये दो कंपोनेंट, एक Fx जो हॉरिजॉन्टल है और एक Fy जो वर्टिकल है, इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। और ये देखें, ये दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। समझ आ रही है? दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये दो Fx और Fy, ठीक है, ये फोर्स F के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। फोर्स F को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया हुआ है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये पिक में आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है? ठीक है जी, ये जो डॉग को जो है वो चेन डाली हुई है, ठीक है, डॉग के गले में ये जो चेन डाली हुई है, इस चेन की ये जो डायरेक्शन है
ये डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स है, ये डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, और ये डायरेक्शन इन दोनों के इक्वल है। यानी अगर चेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचा जाए और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में खींचा जाए, ठीक है, तो दोनों चेन्स की या दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है इनको मिलाकर ये एक सिंगल फोर्स आएगी। समझ आ रही है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये नीचे भी वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल इक्वल टू दिस डायरेक्शन। समझ आ रही है, ये देखें, द अपवर्ड एंड राइट वर्ड, द अपवर्ड एंड राइट वर्ड, ऊपर की तरफ और दाएं तरफ, ठीक है, फोर्सेस ऑफ द चेन की इज इक्वल एंड टू द एन अपवर्ड फोर्स एंड राइटवर्ड फोर्स बाय द टू चेन्स। ठीक है, कह रहा है एक अपवर्ड और राइटवर्ड ये इकट्ठी है, ये अपवर्ड और राइटवर्ड इकट्ठी है, अपवर्ड ऊपर की तरफ भी जा रही है और राइट की तरफ भी जा रही है। ठीक है, अपवर्ड और राइटवर्ड फोर्स जो है वो दो चेन्स की अपवर्ड और राइटवर्ड फोर्सेस के इक्वल होती है। ये दो चेन्स हैं, समझ आ रही है, दो चेन्स की अपवर्ड और राइटवर्ड फोर्सेस जो है ना वो एक चेन की अपवर्ड और राइटवर्ड फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब वही है कि दो चेन्स का रिजल्टेंट या दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये एक सिंगल फोर्स है, या ये एक सिंगल फोर्स है और ये दोनों उसके जो है ना वो क्या है, कंपोनेंट्स। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हो उसमें रिजॉल्व करना, ये क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट किसे कहते हैं, कंपोनेंट किसे कहते हैं। कंपोनेंट होता है फोर्स का पार्ट, हिस्सा। समझ आ रही बात की, ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है, बात हम कर रहे हैं कंपोनेंट की, ठीक है जी। कंपोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है जी, कंपोनेंट होता है पार्ट, ठीक है, यानी हिस्सा। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का पार्ट या फोर्स का हिस्सा। ठीक है, फोर्स का वो पार्ट जो किसी एक डायरेक्शन में, जो किसी एक डायरेक्शन में इफेक्टिव हो, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, फर्ज किया कि ये फोर्स का एक पार्ट है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में इफेक्टिव है, ये अपना असर किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट है ना, ये जो फोर्स का पार्ट है इसे कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, या एक फोर्स का ये कंपोनेंट है और ये अपना इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट पार्ट होता है द पार्ट ऑफ अ फोर्स विच इज इफेक्टिव इन एनी डायरेक्शन, द पार्ट ऑफ अ फोर्स विच इज इफेक्टिव इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक है, फोर्स का वो हिस्सा जो किसी एक डायरेक्शन में इफेक्टिव हो। जैसे मैंने कहा है कि ये एफ ओ आई, इसको मैं एफ ओ आई का नाम दे देता हूं, ये फोर्स का एक पार्ट है और ये इस वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इफेक्टिव है, लिहाजा ये एक कंपोनेंट है। ये एक एफ एक्स फोर्स का एक पार्ट है और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इफेक्टिव है, लिहाजा ये भी कंपोनेंट है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो जो दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और मैं तो इनकी डेफिनेशन यही करता रहता हूं। ठीक है, क्या डेफिनेशन करता हूं, आसान डेफिनेशन है, दोज कंपोनेंट्स विच मेक the angle of 90 degree with each other, angle of 90 degree with each other। ठीक है,
angle of 90 degree with each other are called perpendicular components, are called perpendicular components। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, जैसे ये दोनों कंपोनेंट Fy और Fx एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन इन कंपोनेंट्स को मिलाने से एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड, ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक पे लिखी हुई है, इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अगर एक फोर्स आपस में, म्यूचुअली मीन आपस में या बाहमी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मिलाने से बने, एक फोर्स आपस में परपेंडिकुलर, ये देखें ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मिलाया और ये एक फोर्स बन गई। तो अगर एक फोर्स आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मिलाने से बने, ठीक है, तो फिर उस फोर्स को उन कंपोनेंट्स को सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ऐसे कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये डेफिनेशन कर लें, चाहे तो ये जो मैंने लिखी है ये डेफिनेशन कर लें। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की समझ आ गई है। ये देखें, ये हमने एक ट्राइंगल बनाई हुई है ABC, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेस है, ठीक है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है परपेंडिकुलर है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री है, लिहाजा AB और BC ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। यानी जो भी कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे उन्हें हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम एक फोर्स लेकर उसको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने y एक्सिस और x एक्सिस लेना है। तो ये हमने y एक्सिस और x एक्सिस ले लिया, x एंड y, ये इन दोनों लाइंस का ओरिजिन है O। ठीक है, फिर हम फर्ज कर रहे हैं कि ये एक फोर्स F है, हमने एक OA लाइन बनाई, OA लाइन। ठीक है, समझ आ रही है? अपवर्ड एंड राइटवर्ड, अपवर्ड एंड राइटवर्ड, ये OA लाइन बनाई है। OA लाइन को हमने कह दिया कि ये फोर्स F है। OA लाइन किसको शो कर रही है? फोर्स F को, और ये x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। ये जो हमने लाइन OA बनाई है जो कि फोर्स F को शो कर रही है, ये x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। इस एंगल को थीटा कहना है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना इस तरह का लिखा हुआ, ये ऐसे, ये वर्ड है थीटा। थीटा, थीटा किसको शो करता है? थीटा शो करता है वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है, ये वर्ड क्या है? थीटा। और थीटा किसको शो करता है? वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की वैल्यू। यानी यहां कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा से मुराद कोई भी, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, कोई भी एंगल हो सकता है। समझ आ रही है? तो ये एक एंगल बना रही है थीटा। ये वर्ड क्या है? थीटा। क्लियर हो गया? कोई मसला इसमें? ठीक है, अब हमने इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। समझ आ रही है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया। कंसीडर अ फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग x एक्सिस। अब उसके बाद आपने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ये हेड A से, इस फोर्स के हेड A से y x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ठीक है, हेड A से x एक्सिस पर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर AB ड्रॉ कर दिया। AB एक परपेंडिकुलर, इसने x एक्सिस को पॉइंट B पे इंटरसेक्ट किया। समझ आ रही है? तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, वो कैसे? ये जो पॉइंट P है, अगर हम O से B तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर दें और यहाँ
पॉइंट बी पर एरो बना दें और ये जो हमने ए बी शो किया है इस ए बी का पॉइंट ए पर एरो बना दें तो ये जो ओ बी और बी ए है, ठीक है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो लिहाजा ओ बी और बी ए इस फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट बाय ओ बी एंड बी ए ड्रॉन इन टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके आप फिर इस फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओ बी और बी ए ड्रॉ करें। तो मैंने आपको पहले समझा दिया कैसे ड्रॉ करना है। आपने हेड ए से एक परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, आपने सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे लानी है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे उसे पॉइंट बी कह देना। तो ये वर्टिकल लाइन ए बी, एक कंपोनेंट ये है, और आप यहाँ पॉइंट बी पर एक हैरो बना दें, ओ से बी की तरफ एक लाइन खींच दें। तो ओ से बी की तरफ ये जो लाइन खींची है, पॉइंट बी पे एरो बनाया है, तो ये ओ बी भी एक वेक्टर है और बी ए भी एक वेक्टर है, और ये दोनों आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं। लिहाजा ये इस फोर्स एफ के क्या हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। समझ आ रही बात की, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ओ बी के हेड के साथ बी ए की टेल मिल रही है। तो हमने पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की है हेड टू टेल रूल में कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की अगर टेल मिला दी जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। तो ओ बी के हेड के साथ बी ए की क्या मिला दी है, टेल मिला दी है। इसका मतलब ओ बी और बी ए ये दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं। तो अगर ओ बी और बी ए ये हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं तो फिर ये जो ओ ए है, ओ ए जिसका हेड बी ए के हेड के साथ है और टेल ओ बी की टेल के साथ है, यानी हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ है, टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ है। तो फिर ओ ए, ओ बी और बी ए का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ होता है, टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ होती है। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल OA is the resultant of vector represented by OB and BA। कि OA जो है ना ये OB और BA का रिजल्टेंट है, क्योंकि OB और BA आपस में हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, OA बराबर है OB प्लस BA, यानी OA कैसे आया है, OB और BA को प्लस करने से। ठीक है। तो आपने ना, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है FB, OB, BA, OA, OB ये सारी वेक्टर है, इसलिए इनको बोल्ड करना है या इनके ऊपर एरोज लगाने हैं। यहाँ इनको बोल्ड करके लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये लाजमी है बोल्ड करना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ठीक है जी, द कंपोनेंट्स OB एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। OB और BA एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ OA। लिहाजा OB और BA को OA के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। समझ आ रही बात की? डैट रिप्रेजेंट फोर्स F। OA जो है ये फोर्स F को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस OB रिप्रेजेंट्स इट्स X कंपोनेंट। ये देखो, ये जो OB है ये X एक्सिस के डायरेक्शन में है, लिहाजा ये फोर्स F के X कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। हेंस OB रिप्रेजेंट इट्स X कंपोनेंट Fx कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। एंड BA रिप्रेजेंट्स इट्स Y कंपोनेंट। ये जो BA है इसको हमने Fy का है, क्योंकि ये Y एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है। तो इसका नाम Fy होगा, यानी फोर्स का Y कंपोनेंट। F फोर्स के लिए, Y का मतलब है Y कंपोनेंट। समझ आ रही बात की?
ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, समझ आ रही है। एंड बी ए रिप्रेजेंट इट्स वाई कंपोनेंट एफ वाई कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 थी ना पीछे, ये देखें इक्वेशन 1 क्या थी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। तो ओ ए जो है ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ बी जो है ये एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी ए जो है ये एफ वाई को, ओ बी एफ एक्स को, ओ बी सॉरी बी ए एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रही है। तो ये वैल्यूज यहां अगर हम पुट कर दें, ठीक है, ओ ए की जगह एफ आ गया, ओ बी की जगह एफ एक्स आ गया, और बी ए की जगह एफ वाई। सो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये रिजल्टेंट फोर्स है, समझ आ रही बात की। तो हमने एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आखिरी काम हमारा क्या है कि ये जो हमने तो फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया ना, अब हमने इनकी मैग्नीट्यूड्स बनानी है, मैग्नीट्यूड्स फाइंड करनी है, समझ आ रही बात की। तो वो मैग्नीट्यूड्स कैसे फाइंड करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये फोर्स ओ ए, ठीक है, ये फोर्स क्या है, एफ है। फिर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये पॉइंट बी, ठीक है, और ये ओ बी एफ एक्स है, ठीक हो गया। और ये बी ए, यहां एरो बना दें, ये बी ए क्या है, एफ वाई, ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा, और ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, यही है, समझ आ रही बात की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक हो गया। अब हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इसका ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री, समझ आ रही बात की, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो 3 साइड्स है ना, ओ ए, ओ बी और बी ए, ठीक है, इन तीनों साइड्स के नाम है, जैसे कि ये पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो थीटा के ओपोजिट जो साइड होती है ना, बिल्कुल एंगल थीटा के ओपोजिट, वो परपेंडिकुलर कहलाती है, क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 होता है, 90 के ओपोजिट जो साइड है ये ए बी, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। वैसे हाइपोटेनियस भी इसको बोल देते हैं, हाइपोटेनियस भी कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, समझ आ रही बात की, ठीक है। और ये जो नीचे वाली साइड है थीटा के साथ वाली, ये बेस है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और इन तीनों साइड्स की रेशोज ली जाती हैं। रेशोज मीन इन तीनों साइड्स को आपस में डिवाइड किया जाता है, और इनकी रेशोज को नाम दिए जाते हैं। उन नामों को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, समझ आ रही बात की। जैसे ये अगर हम रेशो लें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इधर तो कीजिएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा, आप समझ लीजिएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस रेशो को भला क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है साइन थीटा, SIN, साइन, सीन नहीं पढ़ना, साइन थीटा। वैसे इसके पूरे स्पेलिंग SINE होते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में SIN लिखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे क्या, साइन थीटा। थीटा क्या, एंगल, ठीक है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रेशो लें तो इस रेशो को क्या कहते हैं, साइन थीटा। इसी तरह अगर हम बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड करें, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो इस रेशो को
बोला जाता है कॉस थीटा, लेकिन इसका पूरा नाम कोसाइन है, कोसाइन, COSINE, कोसाइन, लेकिन शॉर्टकट में इसको कॉस बोलते हैं। जैसे इसके पूरे स्पेलिंग क्या है, इसके पूरे स्पेलिंग है SINE, साइन, लेकिन शॉर्टकट में SIN लिखते हैं। इस तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को कोसाइन क्या, कोसाइन। समझ आ रही बात की, क्लियर हो गया? ठीक है जी, ये कोसाइन है। और उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद अगर हम रेशो लें किसके दरमियान, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के दरमियान, क्या रेशो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है, तो इस रेशो को बोला जाता है टेन थीटा, लेकिन इसके पूरे स्पेलिंग क्या है, टेंजेंट, ये पूरा वर्ड होता है टेंजेंट थीटा, लेकिन हम टेंजेंट का शॉर्टकट टेन, TAN, टेन बोलते हैं, टेन थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नो वर्ड ट्राइएंगल से निकला है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब है ट्राइएंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है? ट्राइएंगल की तीनों साइड्स की मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेशोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइड्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। समझ आ रही है? ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइएंगल की भी कोई सी दो साइड्स को आपस में डिवाइड किया जाए और उन्हें खास नाम दिए जाएं तो इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन है, बेस ओवर हाइपोटेनियस कोसाइन है, शॉर्टकट में कॉस, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट है, लेकिन शॉर्टकट में टेन बोलते हैं। ये रेशोज अब यूज होनी है इनकी मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करने के लिए। समझ आ रही बात की? ले जी, अब मैग्नीट्यूड्स वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड्स fx and fy can be found by using trigonometric ratios in a right angle triangle OBA। ये देखिए ना, ये OBA, OBA ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा ये जो है ये क्या है? ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जैसे कि अभी मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस और थीटा के साथ वाली बेस। समझ आ रही है? इस ट्राइंगल को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेकर हमने जो है ना जो है वो क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो पहले हम fx की मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगे हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं टू फाइंड fx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? fx फाइंड करने के लिए हम cos थीटा वाली रेशो लेंगे, और cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या है? OB, cos थीटा अपनी जगह पे, बेस OB है, हाइपोटेनियस OA है। समझ आ रही है? ठीक है जी, तो चूंकि OB fx है और OA f है, OB fx है और OA, ये देखिए OB fx को शो कर रहा है, OA f को शो कर रहा है, तो OB और OA की वैल्यू यहां पुट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा fx, OB की fx, OA की जगह f। अब ये f इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी ये स्टेप आएगा बीच में, f cos थीटा इज इक्वल टू fx, क्योंकि f इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। और अगर हम इसको अरेंज करके लिख लें तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, fx को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड या x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। समझ आ रही बात की? अब वर्टिकल कंपोनेंट fy फाइंड करने के लिए, fy फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब डायग्राम में, ठीक है, डायग्राम में परपेंडिकुलर BA है, ठीक है, और हाइपोटेनियस OA है, तो इसका मतलब ये आना है BA ओवर OA। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो परपेंडिकुलर AB या BA और हाइपोटेनियस
ओ ए, ठीक है। ए बी एफ वाई को शो कर रहा है और ओ ए एफ को शो कर रहा है। तो एफ वाई और ओ ए की, ए बी और ओ ए की वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ। अब ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप आएगा, यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये था बेटा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी हमने एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके हमने उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड कर ली। समझ आ रही बात की? तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। अब हम इजाज़त देते हैं जी, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक